एक तरफ हॉस्पिटल के अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए ऋषित रिद्धिमा के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा फोन पर मिहिर से बात कर रही थी। मिहिर भी हैरान था ये जानकर कि ऋषित पर इस तरह जानलेवा हमला भी हो सकता था। रिद्धिमा ने इमोशनल आवाज में मिहिर से कहा, और मेरे लिए यही बड़ी बात है, मैंने किसी तरह अपने आंसू कब से रोक रखे थे मिहिर। मिहिर ने रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, धीरज रखो रिद्धिमा, वो अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। फिर मिहिर ने फोन रख दिया। उधर दिल्ली में मिहिर अपनी कार में बैठा हुआ था और फोन को देख रहा था। रिद्धिमा को अभी भी ऋषित की इतनी फिक्र थी, ये सोचकर मिहिर हैरान हो रहा था। तभी मिहिर की कार में उसकी असिस्टेंट स्नेहा आकर बैठी और बोली, सॉरी सर, आपको मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ रही है। मिहिर ने कार शुरू करते हुए कहा, कोई बात नहीं स्नेहा, काफी रात हो गई है तो अकेले जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में स्नेहा को एहसास हुआ कि मिहिर कुछ परेशान सा लग रहा था और अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। ये देख स्नेहा से रहा नहीं गया और उसने मिहिर से पूछा, सर आप ठीक हैं? क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मिहिर ने धीरे से स्नेहा की तरफ देखा। उसके दिमाग में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। मिहिर की मां सुधा, जिसने अपने पति अक्षय मल्होत्रा से बहुत प्यार किया था, पर बदले में उसे धोखा मिला। लेकिन फिर भी अक्षय से अलग होने के बाद सुधा ने किसी और आदमी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी थी। दूसरी तरफ मिहिर की बेस्ट फ्रेंड रिद्धिमा थी, जिसे ऋषित मारना चाहता था। ऋषित ने रिद्धिमा का बुटीक भी जला दिया, पर फिर भी आज रिद्धिमा उसे ऋषित के लिए परेशान थी। मिहिर जानता था कि ऋषित ने रिद्धिमा को निशान से अलग नहीं किया और ये ऋषित ने सही किया था। और जब मिहिर और रिद्धिमा के ऊपर मीडिया में इतना सब कुछ चल रहा था, तो ऋषित ने ही सारा मामला हैंडल किया था। लेकिन फिर भी ऋषित रिद्धिमा को मारना चाहता था, ये तो भुलाया नहीं जा सकता था। लेकिन रिद्धिमा ये जानते हुए भी उससे इतना प्यार करती थी। मिहिर ने यही सब सोचते हुए धीरे से स्नेहा से कहा, मैं बस ये सोच रहा था कि प्यार ऐसे क्यों होता है। प्यार में इतना दर्द मिलता है, लेकिन फिर भी इंसान उस दूसरे इंसान से प्यार करना छोड़ नहीं पाता। स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तो लगता है प्यार में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि खुशियां भी होती हैं। हाँ, कभी कभी दर्द भी मिलता है, पर प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो आपको दर्द सहने की ताकत भी देता है। स्नेहा का ऐसा जवाब सुनकर मिहिर ने आंखें सिकुड़कर उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? स्नेहा हंसते हुए बोली, नहीं, ऐसा ही कुछ मैंने एक नॉवल में पढ़ा था। ये सुनकर मिहिर भी हंसने लगा। उधर मुंबई में मिहिर से फोन पर बात करने के बाद रिद्धिमा ऋषित के कमरे में आई। तब तक चिराग भी जा चुका था और ऋषित कुछ सोच में था। ऋषित को ऐसे जागते हुए देख रिद्धिमा ने कहा, तुम सो जाओ। रिद्धिमा की बातें सुनकर ऋषित अपने ख्यालों से बाहर आकर रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? घर क्यों नहीं गई? रिद्धिमा को लगा कि ऋषित अभी भी सुबह की बात को लेकर नाराज होगा, तो इसलिए रिद्धिमा ने माफी मांगते हुए कहा, अरे मैं कह रही हूँ ना, सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, नहीं तो आज तक कभी मैंने ये बात तुमसे कही थी क्या? आज ही ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। रिद्धिमा की आंखें गीली हो गई थी और रिद्धिमा ऋषित के पास आकर बैठ गई, लेकिन ऋषित ने कुछ नहीं कहा। रिद्धिमा को अब और ज्यादा बुरा लगने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। रिद्धिमा बेड से उठने वाली थी कि तभी ऋषित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। लंबी सांस लेते हुए ऋषित ने रिद्धिमा को सारी आप बीती सुनाते हुए कहा, माँ की मौत को 3 महीने हो गए थे और मैं फिर भी पापा से बहुत गुस्सा था और मैंने खुद को माँ के कमरे में बंद कर लिया था। तो पापा को लग रहा था कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उन्होंने मेरे लिए कई डॉक्टर्स बुलवाए, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं बस गुस्सा था और अकेले रहना चाहता था। अपने पापा को देखना भी नहीं चाहता था और इसलिए उन डॉक्टर से मैं नहीं मिलता था, ना ही उनसे बात करता था और ना ही दवाइयां लेता था। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांति से सुनती रही। ऋषित ने बात जारी रखते हुए आगे कहा, फिर एक दिन कुछ सर्वेंट्स मेरे कमरे के आसपास कुछ बातें कर रहे थे, तो वो बातें मैंने सुनी। तब मुझे पता चला कि मेरे पापा दूसरी शादी कर रहे थे किसी देवयानी नाम की औरत से।
और देवयानी के पहले पति से कोई बेटा भी था। सबको लग रहा था कि मेरे पापा मेरे लिए शादी कर रहे हैं और सब यही सोच रहे थे कि मुझे माँ का प्यार मिले और मैं इस हालत से बाहर आऊं। इसलिए मेरे पापा शादी कर रहे थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि मेरे पापा का पहले से ही देवयानी के साथ अफेयर था और सूरज उनका सौतेला नहीं बल्कि खुद का बेटा था। तो जिस दिन मैंने ये सुना कि वो शादी करने जा रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मेरा दिल कह रहा था कि मेरी माँ की ऐसे जान देने के बाद भी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा तो अब खुशी से शादी करने जा रहे थे और उस दिन तुम भी घर आई हुई थी और तुमने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं तो इस हालत में ही नहीं था कि किसी से बात कर सकूं। रिद्धिमा ने उस दिन को याद करते हुए कहा, हाँ, उस दिन पापा को काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर जाना था, तो अरुण अंकल ने कहा था कि मैं अरोड़ा मेंशन में रुक जाऊं और मुझे लगा कि मैं शायद तुमसे बात कर पाऊं, इसलिए मैं भी अरोड़ा मेंशन में रुक गई। मैंने कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन तुम बात नहीं करना चाहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि सोने से पहले एक बार और कोशिश करूं और तुमसे मिलने और बात करने के लिए मैं तुम्हारे कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी तुम्हें अपने कमरे से निकल किसी और के कमरे की तरफ जाते हुए देखा और मैं तुम्हारे पीछे गई तो रिद्धिमा बीच में ही रुक गई। ऋषित ने धीरे से सच बताते हुए कहा, उस वक्त मुझ पर खून सवार हो गया था और मैं अपना गुस्सा और काबू नहीं कर पा रहा था। तो मैं कमरे से बाहर निकला और डाइनिंग रूम से चाकू उठा लिया और मैं सीधे पापा के कमरे में पहुंच गया था। मैंने उन्हें मारने के लिए चाकू उठा ही लिया था, पर फिर मैंने सोचा कि इससे तो एक पल में सजा देकर मैं सब खत्म कर दूंगा, लेकिन पापा को इससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वो जिंदगी भर मेरी नफरत सही। तो मैं चाकू नीचे कर वहां से निकल जाने वाला था कि तुम चीख पड़ी और पापा उठ गए। रिद्धिमा की आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे और वो बोली, मतलब तुम अरुण अंकल को नहीं मारने वाले थे? Oh, I'm so sorry। मेरी चीख की वजह से अरुण अंकल उठ गए और उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था। ये मेरी वजह से हुआ और बाद में अरुण अंकल ने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, पर मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए ऋष। तुम्हें अरुण अंकल ने ऐसे कमरे में बंद कर दिया और ये देखकर मैं उस दिन बहुत रोई भी थी। ऋषित के हाथ पर तो बैंडेज लगा हुआ था, तो उसने दूसरे हाथ से रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत, मैं जानता हूं कि तुम उस वक्त वैसे कुछ नहीं चाहती थी। क्या तुमने मेरे पापा को सच में यह वादा दे दिया था कि तुम कभी किसी को कुछ नहीं कहोगी? और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई, सुहास अंकल को भी नहीं? रिद्धिमा ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पापा को भी नहीं, और अरुण अंकल को दिया हुआ वादा मैंने अब तक निभाया है। लेकिन अरुण अंकल जब तुम्हें लेकर बहुत टेंशन में थे तो उन्होंने ही ये बात मेरे पापा को बताई थी। ऋषित ने बस धीरे से गर्दन हिलाई। तभी रिद्धिमा ने धीमी आवाज में कहा, उसके बाद पापा ने मुझे बताया था कि जो डॉक्टर तुम्हें चेक करने आए थे तुमने उन्हें भी घायल कर दिया था। ऋषित ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, हाँ, वो डॉक्टर मुझसे ऐसी बात कर रहा था जैसे मैंने सच में किसी का खून कर दिया हो। तो मैंने उसे एक फ्लावर पॉट फेंक कर मारा था जो उसके हाथ पर लग गया था और उसे चोट लग गई थी, पर पापा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने 2 दिनों बाद देवयानी से शादी कर ली थी। फिर देवयानी माँ और सूरज अरोड़ा मेंशन में आ गए और मुझे मेरी माँ के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। रिद्धिमा ने दुखी मन से कहा, मुझे पापा ने बताया था कि तुम्हें कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था और बाहर से लॉक लगा दिया था। फिर थोड़ा रुककर रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और एक बार फिर पछतावे से कहा, ऋष, मैं सच में उस वक्त एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ देना चाहती थी और आज सुबह भी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। I'm sorry। ऋषित ने रिद्धिमा की आंखों में देखा तो उसे रिद्धिमा की आंखों में सच्चा पछतावा नजर आ रहा था और इसलिए ऋषित ने कहा, इट्स ओके रिधु। रिद्धिमा की आंखें फिर से नम हो गई। दोनों एक दूसरे को ऋष और रिधु बुला रहे थे और ये एहसास होते ही दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुरा ली। रिद्धिमा को याद आया जब उसने ऋषित को ऐसे सोए हुए अरुण पर चाकू उठाते हुए देखा था तो वो बहुत डर गई थी। लेकिन फिर जब अरुण ने ऋषित को कमरे में बंद कर दिया था तो ये देखकर रिद्धिमा को बहुत बुरा भी लगा था। फिर 2-3 दिनों बाद रिद्धिमा के पापा ने
उसे बताया था कि अरुण ने देवयानी से शादी कर ली थी और ऋषित को कमरे में बंद कर दिया था। तो ये सुनकर रिद्धिमा को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। रिद्धिमा ने ऋषित को एक और खत लिखा और चुपके से उसकी खिड़की से कमरे में डाल दिया था। लेकिन रिद्धिमा को लग रहा था कि ऋषित वो खत पढ़ेगा नहीं और फाड़ कर फेंक देगा। पर सच बात तो ये थी कि ऋषित उसके सारे खत पढ़ रहा था। पर ऋषित इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि खत रिद्धिमा लिख रही थी। उन खत से ही ऋषित को प्रेरणा मिलती थी कि वो खुद को काबू करे और अपनी माँ के सपने के बारे में सोचे। तभी रिद्धिमा का फोन बजने लगा। फोन मायरा का था। मायरा ने रिद्धिमा को बताया कि उसने निशाद को डिनर कराकर उसे सुला दिया था। रिद्धिमा ने मायरा को थैंक्स कहा और उसे निशाद के पास ही रुकने को कहा। फोन कट करके रिद्धिमा बेड से उठ रही थी कि तभी ऋषित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे पास ही रहो। रिद्धिमा ऋषित की तरफ देखते हुए फिर से बैठ गई। थोड़ी ही देर में ऋषित को नींद आ गई और रिद्धिमा भी बैठे बैठे उसके पास ही सो गई। उधर अरोड़ा मेंशन में सूरज के कमरे में देवयानी और सूरज हैरान हो रहे थे। सूरज ड्रिंक पर ड्रिंक करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि किसी बिजनेस राइवल में इतनी हिम्मत है कि वो ऋषित पर जानलेवा हमला कर सके। ये जरूर ही कोई उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। देवयानी गुस्से से बोली, काश जो भी ये कर रहा है वो कामयाब हो जाता और काश वो गार्ड ऋषित को बचाने की जहमत ना उठाता। एक ही घूंट में अपना ग्लास खत्म करते हुए सूरज बोला, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस ऋषित की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। हम हर बार उसके खिलाफ कुछ भी करते हैं तो प्लान फ्लॉप हो जाता है और अब उसका कोई और दुश्मन उसे मारना चाह रहा है लेकिन उसको भी कामयाबी नहीं मिल रही। देवयानी अपना गुस्सा सूरज पर उतारते हुए उसे डांटते हुए बोली, कि शराब पीना बंद करो तुम और ये पता करो कि आखिर कौन है ये ऋषित का नया दुश्मन, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आ सकता है। सूरज अपनी माँ से इरिटेट होते हुए बोला, मैं पता कर रहा हूँ ना, पर इतनी जल्दी थोड़ी पता चलेगा। देवयानी जरा गुस्से से बोली, तुम्हारा वो सोनिया वाला प्लान भी फ्लॉप हुआ और वो पागल सोनिया ऐसे वक्त में उसे यहाँ ऋषित के साथ होना चाहिए था। उसकी केयर करके वो ऋषित का विश्वास फिर से जीत सकती है, लेकिन वो पागल अपने किसी दोस्त की शादी के लिए चंडीगढ़ गई है और मेरे फोन करने के बाद वो कल सुबह वापस आ रही है। देवयानी को अब सोनिया पर भी गुस्सा आ रहा था। सूरज अपने लिए एक और ग्लास भरते हुए बोला, मुझे लगता है सोनिया में सच में अक्ल कम है और रिद्धिमा को देखो वो कितनी होशियार है। एक मौका नहीं छोड़ती ऋषित के पास जाने का और अब उसकी सेवा के लिए हॉस्पिटल में भी रुकी हुई है। लेकिन ऋषित और रिद्धिमा एक हो गए तो हम कभी भी निशांत और ऋषित को रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। क्या होगा गौरव का अगला कदम? क्या देवयानी और सूरज पता लगा पाएंगे कि ऋषित पर जानलेवा हमला किसने करवाया था? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।